हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एससीबी में। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बड़ी ही मस्ती में कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आपको सभी को पता चल गया है कि इस चैनल पे वन शॉट वन चैप्टर का क्लास स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप जाके देख सकते हो, पीछे कई सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें वन शॉट का क्लास के द्वारा एक एक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया, वो भी आंकिक प्रश्न के साथ, और वो भी उन प्रश्नों को जो बोर्ड के एग्जाम में बड़े ही खास होते हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा ये क्लास होने वाला है, ये भी बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें भी वन शॉट का ही क्लास चलने वाला है। और किस चैप्टर का चलेगा? ये चलेगा किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, जिसको आप सरल परिपथ के नाम से भी जानते हो। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो भी खास होने वाला है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे पॉइंट को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलो आज का क्लास हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट भी क्या करो, ताकि मेरा ऊर्जा भी बढ़े और दूसरे बच्चों को भी पता चले, शेयर करोगे कि यहाँ पे कुछ अच्छा दिया जा रहा है। बच्चों को भी बेनिफिट होगा और मेरा भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ा ऊर्जा लेवल बढ़ जाएगा। ऊर्जा लेवल बढ़ेगा तो थोड़ा और ज्यादा अच्छा करने का आदमी सोचेगा। ठीक है। चलो, और ये जो क्लास चल रहा है, इस क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिग्मा क्लासेस वीएसटी से जुड़ सकते हो। वहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और वहां पे ये सारे के सारे पीडीएफ वहां पे देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलो आज का हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में देखते हैं कि कौन कौन सा बिंदु, यानी कौन कौन सा इस चैप्टर में पॉइंट हमको कवर करना है। ये सारे के सारे जो बिंदु आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये सारे के सारे टॉपिक आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। पहला इसमें हमारा क्या होगा? वैद्युत सेल के बारे में जानेंगे और सेल से रिलेटेड जो भी बिंदु आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं वो उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। तो चलो अपना पहला क्लास शुरू कर लेते हैं और पहला टॉपिक ले लेते हैं उस क्लास का। तो ये आपको पहला हेडिंग लिखा गया है कि वैद्युत सेल। वैद्युत सेल किसे कहते हैं? आपको पता है कि वैद्युत सेल एक रासायनिक युक्ति है, या कह सकते हो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। यानी कि उसमें कार्बनिक पदार्थ भरे गए रहते हैं सेल में, और वो क्या करता है, जैसे ही हम किसी भी परिपथ से उसको जोड़ते हैं वो धारा प्रवाहित करने लगता है। या आपका तो परिभाषा तो याद रख लो, तो परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है, या जो बोल रहे हैं उसको याद ध्यान से सुन लोगे तो याद हो जाएगा। क्या बोले? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है? वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि वैद्युत सेल को बनाते कैसे। तो वैद्युत सेल को बनाने के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या? एक हम बीकर लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं, और एक एक कोई भी पात्र, बर्तन की बात करें, उसको लेने के बाद चलो यहां पे बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या कि एक बर्तन ले लें। ध्यान देना, एक बीकर ले लिए और इस बीकर में आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बीकर में हम लोग क्या भरते हैं? अम्लीय या क्षारीय विलयन, अम्लीय या क्षारीय विलयन, जिसको हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य। और उसको भरने के बाद इसके अंदर दो चीज और भरा जाता है, जिसको हम लोग यहां पे देख लें। इसमें क्या दो चीज भरोगे भाई? ध्यान से देखना। हम इसमें दो, हम भिन्न भिन्न धातु की छड़ों को इसके अंदर डालते हैं। दो भिन्न भिन्न धातु की छड़ों को इसके अंदर डाल दिए। ठीक है। हम एक यहां छड़ रख दिए और दूसरा छड़ हम लोग यहां रखने वाले हैं। चलो इधर देखो, ये तो इधर देखो, एक छड़ हो गया आपका। हम यहां पे क्या करेंगे? एक दूसरा छड़ रख दें। तो भिन्न भिन्न धातु की, दो अलग अलग धातु की छड़े यहां पे, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, इसीलिए हम इसका कलर चेंज कर दिए। चलो, तो हम दो भिन्न भिन्न धातु की छड़ ले लिए। जब दो भिन्न भिन्न धातु की छड़ ले लेते हैं तो छड़ लेने के बाद हम इसमें क्या वैद्युत अपघट्य दिखा दे कि वैद्युत अपघट्य कैसे भरा है। चलो ध्यान से देखें कि ये अम्लीय या क्षारीय विलयन है। ये जो बीकर है अम्लीय या क्षारीय विलयन से भरा हुआ है, और उसमें क्या रख दिया गया? दो भिन्न भिन्न धातु की छड़ ले ली गई है। बात समझ भाई? इन भिन्न भिन्न धातु की छड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? इसको, इन दोनों छड़ों को हम प्लेट नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्लेट है, या इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड। ठीक है। इसको प्लेट या इलेक्ट्रोड नाम दिया जाता है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इन धातु के छड़ों को इस वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, जिसको अम्लीय या क्षारीय, कोई एक विलयन होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, इसमें जब डुबोते हैं तो वैद्युत अपघट्य की जब क्रिया होती है तो इसमें क्या होता है? एक प्लेट पे धनावेश आ जाता है और दूसरे प्लेट पे क्या होता है? ऋणावेश। अगर मान ले कि इस प्लेट पे क्या आया? धनावेश आया, तो इधर क्या जाएगा? ऋणावेश। जिस प्लेट पे धनावेश जाता है उसको हम लोग एनोड कहते हैं। क्या कहते हो? एनोड। और जिस प्लेट पे ऋणावेश जाता है इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। कैथोड। क्लियर?
अब अगर हम बात करें कि धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो इसमें ध्यान से देख लेना कि हम इसमें क्या करते हैं, इससे एक वायर को कनेक्ट करें और वायर कनेक्ट करने के बाद इसको हम बाह्य परिपथ में आप यहाँ पे आप बल्ब लगा सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हैं। देखो ध्यान से, हम बल्ब लगाने की बात कर रहे हैं, तो बल्ब यहाँ पे जब लगा रहे हो, चलो यहाँ पे एक बल्ब लगा लो। बल्ब बनाना तो आता है सबको, चलो जैसा भी हो बल्ब बना लेना, ठीक है। इस बल्ब का ये फिलामेंट है, हम एक यहाँ पे बल्ब बना लिए, ठीक है। चलो ये बल्ब हो गया। तो आपको पता है कि जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे, कुंजी हमारे पास है, कुंजी को जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, वैद्युत धारा क्या होगी, प्रवाहित होने लगेगी। वैद्युत धारा किधर चलेगी भाई, यहां से चलेगी। ये धारा की दिशा, क्योंकि धारा की दिशा क्या होती है, धन से ऋण की तरफ होती है। तो यहाँ पे देखना, धन से ऋण की तरफ धारा इस तरीके से इसमें प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रख लेना कि जो वैद्युत धारा की दिशा होती है, सेल के बाहर धन से ऋण प्लेट की ओर होती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे क्या सेल के अंदर वैद्युत धारा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर होता है, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर आप याद रखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो किधर से, ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर होता है, जबकि बाहर इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होता है। इतना तो समझ में आया। क्या बोले हैं कि अंदर वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है कैथोड से एनोड की तरफ होता है, लेकिन बाहर जो प्रवाह होता है एनोड से कैथोड की तरफ होता है। इतना बात समझ में तो आया? कोई दिक्कत है किसी को? चलो, तो कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि क्या समस्या हो रही है। चल, ये आपका हो गया। अब इसमें एक चीज और देखा जाता है, पूछा जाता है कि वैद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो सेल होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक का नाम रखा गया है प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, ठीक है। और दूसरे का नाम रखा गया है द्वितीयक सेल, ठीक है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, ठीक है। तो हमारे ये दो सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है, एक क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है। अब इसमें प्राथमिक सेल किसको कहते हो, ठीक है। तो प्राथमिक सेल उसको कहते हैं कि वैसा सेल जिसको हम लोग आवेशित नहीं कर सकते, यानी पुनः आवेशित नहीं कर सकते, जिसकी क्रियाएं क्या होती है, अनुत्क्रमणीय होती है, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक सेल। अनुत्क्रमणीय का मतलब समझते ही हो कि यानी कि जो क्रिया इधर से चल रही है वो इधर से वापस न जाए, तो उसको कहते हैं अनुत्क्रमणीय कहते हैं। यानी एक बार सेल से आवेश ले लिया गया तो पुनः उसको आवेश नहीं दिया जा सकता, तो वैसे सेलों को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। और प्राथमिक सेल में कौन कौन से सेल आते हैं, डेनियल सेल आता है, शुष्क सेल आता है, ठीक है, लैक्लांसियस सेल आता है। तो इस प्रकार के जो सेल होते हैं वो हमारे प्राथमिक सेल कहलाते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे आप किसी रिमोट में या घर में कोई घड़ी होती है उसमें सेल लगाते हो, खरीद के लाते हो, जब देखते हो डिस्चार्ज होता है तो पुनः उसको आवेश नहीं दे पाते, पुनः उसको चार्ज नहीं कर पाते, उसको हम फेंक देते हैं, फिर नया उसमें लाके लगाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या होता, उसी घड़ी में हम सेल लगाते थे, द्वितीयक सेल लगा देते। जैसे आप चार्जेबल टॉर्च जो होता है उसमें देख सकते हो, चार्जेबल जो टॉर्च होता है उसका जो सेल होता है, हम देखते हो टॉर्च जलाते हैं, उसकी रोशनी कम होने लगती है, यानी डिस्चार्ज हो जाता है, तो पुनः उसको आवेश देने के लिए हम क्या करते हैं, बिजली से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो उसको पुनः आवेश मिल जाता है। और आवेश मिलने के बाद फिर से हम बाद में उसका यूज करेंगे, फिर टॉर्च हमारा तेज चलने लगता है। तो उसमें जो सेल लगा होता है वो द्वितीयक सेल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्षारीय संचायक सेल, सीसा संचायक सेल या अम्लीय संचायक सेल। यानी संचायक जिसमें आ जाए समझ जाना वो कौन सा है, द्वितीयक सेल है, ठीक है। तो इस तरीके से पता चला कि सेल हमारे दो प्रकार के, एक प्राथमिक सेल, एक द्वितीयक सेल। जिसमें जिसकी क्रियाएं अनुत्क्रमणीय हो उसको प्राथमिक, जिसकी क्रियाएं उत्क्रमणीय हो यानी एक बार आवेश दे दे और पुनः चाहे तो आवेश ले ले, दोनों तरीके से क्रिया चल रही हैं। हम आवेश देंगे तो वो क्या करेगा, जो उसमें रासायनिक पदार्थ है वो अपने अंदर उस आवेश को अवशोषित करके संचित कर लेता है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है, ठीक है, और सॉरी रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर लेता है। और जब उसको हम लोग लेना चाहते हैं तो आवेश के रूप में वैद्युत ऊर्जा के रूप में देने लगता है। तो इस तरीके से ये सेल काम करता है। और इसमें सिर्फ क्या होता है, एक बार आवेश ले ले तो दोबारा आवेश नहीं दे पाते। थी आपकी सेल की क्रिया हो गई। सेल बात, सेल समझ में तो आया? चलो, सेल जब समझ में आया तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, नहीं तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, सेल का वैद्युत वाहक बल चेक करना है और सेल का टर्मिनल विभवांतर।
दोनों को एक साथ लिखा गया है क्योंकि दोनों एक जैसा होता है, बहुत ज्यादा का अंतर इसमें नहीं रहता। इसमें देख लो कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे फिर से सेल बना देते हैं छोटा सा। देखो यहाँ पे दो रॉड है लगा दिए, इसके अंदर क्या भरा गया, वैद्युत अपघट्य भर दिया गया। इसके अंदर हम वैद्युत अपघट्य भर दे रहे हैं, ठीक है। ये वैद्युत अपघट्य है, ये हमारा प्लस सीधा, ये हमारा क्या माइनस है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी प्रतिरोध यानी कि उससे जोड़ दे, जैसे बल्ब जोड़ा गया था वैसे, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, बाहर इसमें धारा प्रवाहित करना है। आपको पता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके अंदर वाले हिस्से से क्या होता है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहां से क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है। तो हम सेल का वैद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, सेल का टर्मिनल विभवांतर किसे कहेंगे। टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, पहले भी बता दिए। यानी कह सकते हो एक कूलम आवेश को सेल सहित पूरे वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या बोले, एक बार ध्यान से सुनना कि अगर हम बात करें यहां से कोई आवेश निकल रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गया और यहां से निकल के यहां से पूरा घूमते हुए पूरे परिपथ में चला गया, तो उसको कहते हैं कि सेल सहित, ठीक है, पूरे परिपथ में एक कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में सेल जितनी ऊर्जा दे रहा है, क्योंकि ऊर्जा जब नहीं देगा सेल तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर की तरफ नहीं जाएगा, तो जितनी ऊर्जा वो दे देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर। और यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे क्या कहोगे, टर्मिनल विभवांतर की बात करें, ये हमारा फिर से लगा हुआ है, ये प्लस सिरा हो गया और ये क्या होगा, माइनस सिरा, ठीक है। देखो हम यहाँ पे वैद्युत परिपथ को जोड़ दिए, ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि आप यहाँ पे वैद्युत अपघट्य को तो भर दिए, ठीक है। अब देखो, अब इसमें बोला जाए कि इसको टर्मिनल विभवांतर किसको कहते हैं, तो सेल के बाहर। अब इसको सेल का वैद्युत वाहक बल किसको बोले, सेल सहित बोल रहे हैं। सेल के बाहर पूरे परिपथ में प्रवाहित एक कूलम आवेश के लिए जो ऊर्जा व्यय करता है सेल, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। टर्मिनल किसको कहेंगे, सेल के बाहर, यानी कि इस सिरे से दो खुटी जो लगी होती है, एक प्लस एक माइनस की, वहां से आवेश चला और पूरे परिपथ में प्रवाहित किया गया। तो उस परिपथ में एक कूलम का आवेश प्रवाहित करने के लिए सेल जितनी ऊर्जा को देता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल का टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, भी से, और इसको किससे इंडिकेट करेंगे, ई से, ठीक है। तो इसमें आप यहां लिख सकते हो कि अगर यहां पे हम आवेश की बात कर रहे हैं कि आवेश क्या है, अगर क्यू कूलम के आवेश को, किसकी बात करें, क्यू कूलम के आवेश को प्रवाहित करने में, ठीक है, सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जा रही है उससे क्या हो रहा है, कितना कार्य हो रहा है, दिए गए ऊर्जा से कितना कार्य हुआ, डब्ल्यू जूल कार्य हो गया। क्यू कूलम के आवेश को देने से डब्ल्यू जूल कार्य हो गया, तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, ई बराबर आपको मिलेगा डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू का मात्रक क्या है, जूल हो जाएगा, इसका मात्रक क्या होगा, कूलम हो जाएगा। और हम पहले से जानते हैं जूल पर कूलम को बोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल्ट। तो आप ये कह सकते हो E बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, जिसका मात्रक जूल पर कूलम होगा, जिसको हम लोग बोल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले से हम विभवांतर और विभव पढ़े थे, उसमें बताया गया था कि जूल पर कूलम को क्या कहते हो, बोल्ट भी कहते हो, ठीक है। सेम सेम क्रिया यहां भी आपके लिए वही होगा। अगर हम बाहरी परिपथ में अगर आवेश की बात कर रहे हैं, ये क्यू कूलम का आवेश है और इसमें कार्य कितना क्यों हुआ भाई, जो ऊर्जा दी गई उससे डब्ल्यू जूल कार्य हो गया, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, भी बराबर फिर वही चीज मिलेगा, भी बराबर टर्मिनल विभवांतर का या विभवांतर, भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, यानी जूल पर कूलम, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में क्या कहोगे, बोल्ट कहोगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या। जब इसमें देखेंगे इसका प्रतिरोध कितना है, आर है, इसमें बहने वाली धारा अगर हम मान ले आई है, इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है, तो आप यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर ओम के नियम से भी तो ज्ञात कर सकते हो। तो आप ओम के नियम से यहाँ पे लिख सकते हो, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ये मिलेगा V इज इक्वल टू आई आर। यानी अगर कहीं भी है तो उसको आई आर भी हम लोग लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो बता दो, है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हम तीसरे की तरफ बढ़े उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कर रहा है सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताना है। सेल के वैद्युत वाहक बल, अब यहां पे क्या करोगे, सेल का वैद्युत वाहक बल बनाना है, यानी सेल का वैद्युत वाहक बल।
ठीक है। अब ध्यान देना, एक चीज इसमें और याद रख लेना कि जो हम सेल लेते हैं, सेल आपको बताया गया है, ध्यान से देखो यहाँ पे, तो सेल जब बताया गया तो उसमें एक चीज और यहाँ पे याद रखने वाली बात है, कर सकते हो कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, तो इसका जो वैद्युत अपघट्य है, यानी कि अम्लीय या क्षारीय विलयन जो भी लिए हो, वो जो वैद्युत अपघट्य है उस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का भी विरोध करते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध हुआ तो उसी को हम उसका क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि सेल के अंदर भी क्या होता है, उसका प्रतिरोध काम करता है। यानी सेल खुद, खेल के अंदर भी क्या होता है, धारा के प्रवाह का विरोध होता है, यानी कि उसके अंदर भी एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है, जिसे हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं। किससे? स्मॉल आर से। अगर किसी भी सेल को आप ज्यादा दिनों तक ऐसे ही छोड़ दोगे तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा। अपने आप डिस्चार्ज होने का मतलब यह है कि सेल के अंदर जो आवेश का आवागमन हो रहा था, उसके अंदर जो वैद्युत अपघट्य थे, वो उस इलेक्ट्रॉन का विरोध किए और घर्षण में जो ऊर्जा व्यय हो गई, तो उसके कारण क्या हो गया, सेल की ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है, क्षय हो जाती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी होता है। ठीक है, चलो, तो अगर इसको हेडिंग को देखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक परिपथ बना लेते हैं। ठीक है, एक परिपथ यहां पे बनाएं। एक हमारे पास यहां पे क्या है, सेल है, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। आप देख लेना कैसे इंडिकेट करते हैं इसको हम लोग। ये हमारे पास क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी सेल है तो इसको ऐसे बंद कहीं किया गया होगा, तो समझ जाना कि इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। ये प्लस सिरा है, बड़े वाले सिरे को प्लस, छोटे वाले को माइनस कहते हैं। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, एक बाह्य प्रतिरोध में ये धारा प्रवाहित कर रहा है। ये हमारे पास एक बाह्य प्रतिरोध है जिसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट कर लें, और कह दें किसका टर्मिनल विभवांतर कितना है भाई, टर्मिनल विभवांतर कितना है, भी है। सेल का विद्युत वाहक बल ई है, टर्मिनल विभवांतर भी है, बाह्य प्रतिरोध आर में ये धारा प्रवाहित कर रहा है। तब आप यहां से क्या क्या ज्ञात कर सकते हो, देखो ध्यान से, कि प्लस है तो वैद्युत धारा इस सिरे से प्रवाहित होगी, ऐसे इसमें क्या होगी, धारा बहेगी। ठीक है, जब ऐसे इसमें धारा बहेगी, आई एम्पियर की धारा इसमें, माने कि आई एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। जब आई एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है तो एक चीज इसमें तो देख ही सकते हो कि प्रतिरोध कहीं भी जुड़ा हो तो उसमें क्रम जोड़ने का होता है दो ही, एक सड़ी होता है, एक समांतर होता है। तो आप एक ही वायर से देखिए ये दोनों जुड़े हैं, जुड़े हैं कि नहीं, तो इस परिपथ का हम कुल प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो आप लिखोगे परिपथ, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप यहां से परिपथ का कुल प्रतिरोध जब देखो तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस में स्मॉल आर, यानी कि बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और इसके सिरों के बीच कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तब यहां से हम लोग लिख सकते हैं आई एम्पियर की जब धारा प्रवाहित हो रही है तब, तो आप यहां से लिख सकते हो आई इज इक्वल टू, अगर ओम का नियम देखो तो आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, यानी कि वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहां पे हम लोग देखेंगे आई इज इक्वल टू वी, यहां पे तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, तो आप यहां से देख सकते हो ई बटे में ये क्या होगा, आर प्लस आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें और इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा आई इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई, या करके लिख लो E इज इक्वल टू आई आर प्लस में आई इंटू स्मॉल आर। यहां तक कोई दिक्कत है? और इसके पहले जस्ट आपको बताया गया है कि V इज इक्वल टू होता है क्या, आई आर, V इज इक्वल टू होता है क्या, आई आर। तो आप आई आर के स्थान पे यहां पे लिख सकते हो V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो आप आई आर के स्थान पे V नोट करोगे तो ये मिलेगा E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। कोई दिक्कत किसी को? अब देखोगे कितना आसान है, सेल के वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, एक का तो रिलेशन मिल गया। वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में जो रिलेशन होता है वो यही होता है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हम एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, आगे इसमें नोट करके लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला याद रखना कि ये जो फॉर्मूला होता है उसके लिए होता है कि जब हम किसी सेल से धारा ले रहे होते हैं, देख रहे हो आई निकल के जा रहा है प्रतिरोध में, जब किसी सेल से धारा ले रहे होते हैं उस समय E इज इक्वल टू V प्लस आई आर होता है। लेकिन जब हम सेल को आवेशित कर रहे होते हैं, दूसरे प्रकार का द्वितीयक सेल हुआ हमारे पास, और सेल को जब हम आवेशित कर रहे होते हैं, आवेश बाहर से दे रहे होते हैं, तब क्या होता है, यानी आप यहां पे लिख सकते हो यदि सेल को आवेश दिया जा रहा हो,
यदि सेल को आवेशित किया जा रहा हो, आवेशित किया जा रहा हो, तब जब सेल को आवेशित किया जा रहा हो तब ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है। ये बन जाता है आपका क्या, देखो जब सेल को आवेशित करेंगे तो बीच में क्या आएगा, माइनस, यानी ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू भी माइनस आई आर। तो ये बात जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाए ई भी आई आर में कोई कुछ भी दे दे, ई दे दे, भी दे दे, ठीक है, और आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, आई का मान पूछ रहा, तो आप इसमें फॉर्मूला देख के लगाओगे कि अगर सेल को आवेशित किया जा रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और सेल से अगर धारा ली जा रही हो तो ये वाला यूज करना है। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो किसी भी बंदे को तो बता सकता है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रिलेशन हमको मिल गया, सेल के वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर में रिलेशन मिल गया, लेकिन हमको आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, इसी से ज्ञात कर लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और आगे दूसरे पेज पे हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस स्मॉल आर लिखे हो, और यहाँ भी इज इक्वल टू आई आर लिखे हो, तो क्या हम इससे आई का मान नहीं निकाल सकते? I इज इक्वल टू भी बाई आर भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? चलो, तो आप यहां से लिख लोगे, ये आप बना लोगे I इज इक्वल टू भी बाई आर। यहां पे इक्वेशन देखो, यहां पे पहला इक्वेशन है, इसको हम लोग अगर चाहें तो इसको दूसरा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन बनेगा हमारा, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा, ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। तब हम यहां से नोट करेंगे समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा। आप यहां देखो, जहां पे आई है वहां पे नोट करना है भी बाई आर, तो आप यहां से आई इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर है, तो क्या लिखोगे, भी बाई आर इज इक्वल टू ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, तो ये क्या होगा, गुणा करोगे तो क्या होगा, भी आर प्लस में भी स्मॉल आर, और ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, ये कैपिटल आर इंटू ई या ई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, हम कैपिटल आर को वाले पोर्शन को इधर कर दें, तो ये हो जाएगा भी आर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल आर, और ये हो जाएगा माइनस भी आर। ठीक है, हम क्या कॉमन कर सकते हैं, भी को इधर भेजना है, भी को जब इधर भेजोगे तो क्या मिल जाएगा, देखो मन करे तो यहां से हम कुछ कॉमन भी कर ले, तो स्मॉल आर का वैल्यू अगर लिखना चाहते हो तो यहां से कैपिटल आर अगर कॉमन करते हो तो ये मिलेगा आर बाई भी, ये इधर गया, अरे मिलेगा कैपिटल आर माइनस क्या बचेगा, आर तो कॉमन हो गया, ये भी। बात समझ में आई? तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला है। या इसको थोड़ा और परिवर्तित कर सकते हो, भी से भी को क्या करो, डिवाइड कर दो, भी से भी को जब डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, तो इसको हम लोग एक दूसरे रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आर इज इक्वल टू क्या होगा, भी से डिवाइड कराएं इसमें, तो ये आपको देता है कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर बाई भी माइनस 1। ठीक है, वहां से यूज करो चाहे यहां से करो, बात एक ही है। तो यहां पे देखो क्या आंतरिक प्रतिरोध में भी संबंध हो गया, यानी हमारा ये जो हेडिंग है ये भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोल सकता है, आप देख लो एक बार, उसके बाद इधर देख लो, अगर आपको यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, यहां जब कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। एक बार देख लो, एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहां से हम लोग चले थे, इसके पहले दूसरा हेडिंग पहले थे पढ़े थे, और ये वाला देखें। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग अगले हेडिंग के पास चलेंगे। ये कह रहे हैं वैद्युत सेलों के संयोग, यानी सेलों को जोड़ने की प्रक्रिया, सेलों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और सेलों के संयोग को क्या कहते हो। देखो, जब हम एक सेल लेते हैं, टॉर्च जलाते हो, एक छोटा सा सेल लगाओगे तो क्या होगा, वो जो टॉर्च होगा वो रोशनी कम करेगी। लेकिन अगर हम बड़े टॉर्च की बात करें तो उसमें कई सारे सेल लगाए गए रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसके कारण क्या होता है, रोशनी तेज निकल के आती है, उसमें अधिक पावर का बल्ब लगा होता है। तो टॉर्च में चाहे किसी भी चीज में जब हमें क्या होता है, अधिक यानी कि प्रबल वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है, तो हमें सेलों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, और सेलों को जोड़ने की आवश्यकता जब पड़ेगी तो उसका कोई नाम होगा। तो यानी कह सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए बैटरी किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे कि सेलों के संयोग को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। यानी कई सारे सेल आपके पास हो, ठीक है, ये मान लो कि आपका एक सेल हो गया,
हम इसमें क्या किए, एक और सेल को इधर से जोड़ दिए, ठीक है, बोलो। इस तरीके से आपका क्या है, कई सारे सेलों को जोड़ दिया गया हो। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, कई सेलों को इसमें क्या किया गया, जोड़ा गया। कई सेलों को जब जोड़ेंगे तो ये जो हमारा बनेगा ये प्रबल वैद्युत धारा देगा। अगर ये 1.5 1.5 1.5 सबको जोड़ दें तो ये क्या करेगा भाई, ये देखो 4.5 एम्पियर की धारा देने लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके की धारा अगर हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, सेलों को जोड़ के एक बैटरी बना लेते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बैटरी किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सेलों के संयोग को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है। और सेलों को संयोग करने की जो विधि होती है मुख्य रूप से दो होती है। पहली जो विधि होती है वो क्या होती है, श्रेणी क्रम होती है, और जो दूसरी विधि होती है वो क्या होती है, समांतर क्रम होती है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी क्रम, फिर बाद में पढ़ेंगे क्या, समांतर क्रम। तो सेलों के संयोग करने की दो विधि, एक श्रेणी क्रम, दूसरा क्या, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, आपको पता है कि सेल अगर है तो उसके दो ध्रुव होंगे, एक धन ध्रुव होगा, एक क्या होगा, ऋण ध्रुव होगा। तो जब हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास यन सेल है। कितने सेले हैं, यन सेले हैं, और वो किस क्रम में जुड़ी है भाई, श्रेणी क्रम में जुड़ी है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका यह होता है कि अगर पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़े, जैसे अभी यहां पे बना के दिखाया गया था, ठीक है, ये आपका प्लस, ये वाला क्या होता है, माइनस, ठीक है। इससे दूसरा सेल आके जुड़ गया, इसका देख रहे हो प्लस, इसके माइनस के साथ जुड़ा है। तो इस तरीके से जब जुड़ता चला जाए तो उसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोग। तो आप यहाँ पे सेल बना लो, यहाँ पे सेल हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे आपको बताएगा सेल का जो बनाने का तरीका होता है वो क्या होता है, एक बड़ा लाइन खींचो, एक छोटा लाइन। जो बड़ा लाइन होता है वो प्लस का होता है, और जो छोटा लाइन होता है वो माइनस का होता है। तो माइनस वाला अब इधर वाला एक दूसरा सेल है, इसके प्लस से जुड़ गया, ठीक है, फिर इसका माइनस। फिर इधर वाला एक दूसरा सेल है, इससे क्या हुआ, इसका माइनस, इसके क्या हुआ, प्लस से जुड़ा, ठीक है। कोई डाउट, और डॉट डॉट कर ले, इसमें n सेलें जोड़ी गई हैं। तो इधर क्या है भाई, एक सेल, यहां पे हम लोग nवां सेल लगा ले, nवां सेल का एक प्लस एक सिरा क्या हो गया, माइनस, ठीक है। और इन सबको जोड़ के हम कहां पे वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, एक बाह्य प्रतिरोध, यानी जहां पे भेजना है वहां इसको जोड़ दें। मन किया तो एक कुंजी जोड़ लेते हैं, आवश्यकता अनुसार जोड़े चाहे ना जोड़े, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ध्यान से देखना कि अब पहले सेल का जो धन सिरा है उसको डायरेक्ट उस डिवाइस से जोड़ते हैं जहां पे वैद्युत धारा प्रवाहित करना है, और अंतिम सेल का जो ऋण सिरा होता है उस डिवाइस के एक दूसरे सिरे से जोड़ते हैं जहां पे वैद्युत धारा हमको चाहिए होती है। ये हमारे पास सेल है। और इसमें एक चीज और आप बना सकते हो, आपको बोला गया प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, प्रत्येक सेल का ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है, ठीक है। सबका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। इसमें इसको बॉक्स में भी बंद कर दे ताकि ये क्लियर हो जाए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पे है। सभी सेलों का विद्युत वाहक बल, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल और इंटरनल रेजिस्टेंस समान है यहां के लिए, ठीक है। सभी सेलों का विद्युत वाहक बल और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, समान है। देखो सभी सेल का विद्युत वाहक बल, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या समान है। तो यहां पे मान लेते हैं कि सभी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, ई है। सभी सेल का विद्युत वाहक बल ई है। और कितनी सेलें हैं, यन सेलें हैं। यहां से लेकर यहां तक कितनी सेलें जोड़ी गई हैं, यन सेलें जोड़ी गई हैं, ठीक है। और सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर। सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। और यहां पे एक बाह्य प्रतिरोध आपका जुड़ा हुआ है, कैपिटल आर। इसमें सबके मिलके क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें बहने वाली जो धारा हम लोग मान ले कितनी है, आई एम्पियर की है। देखो ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अगर नहीं समझे रहोगे तो फिर आंकिक प्रश्न बनाने में दिक्कत होगी। अब हमारे पास यन सेल है और सबके सब श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे बोले हैं कि पहले सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन से जुड़ा हो, दूसरे का ऋण तीसरे के धन से जुड़ा हो, तीसरे का ऋण चौथे के धन से जुड़ा हो, ऐसे ही डॉट डॉट करके जितनी सेलें हैं सभी जुड़ी हो तो उसको कहते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन है। और यहाँ पे लिया गया है कि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान है, तब यन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बाह्य परिपथ यानी कि बाह्य प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको ज्ञात करना है कि ये कितनी धारा प्रवाहित करेगा, इसका कंडीशन क्या होगा, ठीक है। तो चलो, तो यहां पे सभी सेलों का, प्रत्येक सेलों का विद्युत वाहक बल ई है, तो यन सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई क्या होगा, एन ई होगा। अगर हम जोड़े ई प्लस ई, दो बार जोड़े तो लिखोगे 2e। अगर यहां लिख रहे हैं ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, तीन बार जोड़े तो क्या लिखोगे, 3e। इसी तरीके से हम यन बार इसको जोड़ दें, यन बार जोड़े तो क्या लिखोगे, यन ई, ठीक है। तो यहां पे सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, कुल विद्युत वाहक बल, कुल
विद्युत वाहक बल, ये क्या हो जाएगा, एन ई। अब यहां से क्या लिखेंगे, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब ये भी ध्यान से देखना, कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये सारे के सारे प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखो एक ही वायर में ऐसे जुड़ते चले गए हैं। जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आपको बताया गया है कि श्रेणी क्रम में सभी जो प्रतिरोध होते हैं उसको हम साधारण गणित के नियम से जोड़ते हैं, यानी आर प्लस आर प्लस आर। जैसे ये एन ई हो गया वैसे ही क्या होगा, आंतरिक रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर हो जाएगा। ठीक है, तब यहां पे क्या लिखोगे, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये एन ई एन आर है, सॉरी एन आर है, और इसमें क्या एक कैपिटल आर है, यानी ये भी तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो क्या लिखोगे, एन आर प्लस कैपिटल आर। ये परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। और धारा कितनी बह रही है, आई एंपियर की। तब परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, क्या भाई पहले से मान चुके हैं कि आई एम्पियर की धारा बह रही है, तो आई इज इक्वल टू ओम का नियम जो बताया गया है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी आई इज इक्वल टू वी बाई आर। यहां पे भी का काम क्या कर रहा है भाई, ई कर रहा है, लेकिन एन है तो एन ही हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे आई इज इक्वल टू एन ई बाई, ये मिलेगा हमको एन आर प्लस कैपिटल आर। बात समझ में आई, ठीक है। अगर एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हो तो उनसे प्राप्त जो धारा होगी ये क्या होगी, एन ई बाई एन आर प्लस कैपिटल आर होगी। इसमें हम कंडीशन लिख सकते हैं, इसके कंडीशन क्या हो सकते हैं जरा ध्यान से देखना। इसमें आप नोट करके लिख सकते हो, नोट में, नोट में पहला नंबर ये पॉइंट लिख सकते हो, यदि देखो, यदि एन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो है बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो गया। जब बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा होगा तो हम कैपिटल आर को, बाह्य प्रतिरोध को नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। जब इसको नगण्य मान के छोड़ोगे तो इसमें बहने वाली जो धारा हो जाएगी, आई का जो मान हो जाएगा वो कितना होगा भाई, हम यहां से लिख सकते हैं एन ई बाई एन आर, क्योंकि हम कैपिटल आर को नगण्य मान के छोड़े तो यन से यन कैंसिल हो जाएगा। किससे क्या कटेगा, यन से यन कटा, तो ये मिलेगा कितना, ई बाई आर। अब जरा सोचो, ई बाई जो आर है ये तो एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा है। क्या हमारे पास ये एन आर आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो तो उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े तो कोई बेनिफिट है, नहीं है। अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा कब होता है, जब सेल हमारे डिस्चार्ज हो, सेल हमारे जब डिस्चार्ज हो, वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर रहे हो, तो उनका आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो गया है, तभी तो वैद्युत धारा नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो अंदर ही रुक जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, सेल का घोल बाहर आने ही नहीं दे रहा है। तो आंतरिक प्रतिरोध बहुत बढ़ गया। आंतरिक प्रतिरोध तभी बढ़ता है जब सेल डिस्चार्ज होता है। सेल चार्ज होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम रहेगा, यानी धारा उससे प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू ई बाई आर आया। ई बाई आर का मतलब एक सेल से प्रवाहित वैद्युत धारा, और हम एन सेलों को जोड़े और एक सेल से प्रवाहित वैद्युत धारा के बराबर धारा प्राप्त हो, तो क्या एन सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई बेनिफिट है, बिल्कुल नहीं है, नहीं ना। तो आप क्या करोगे, आई इज इक्वल टू ई बाई आर जो लिखे हो, तो इससे ये पता चल गया कि सेल जब हमारे बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होते हैं तो उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो कोई बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। जब सेल डिस्चार्ज हो तो टॉर्च में सेल लगाते हो तो श्रेणी क्रम में ही लगाते हो, ठीक है। तो डिस्चार्ज सेलों को अगर श्रेणी क्रम में लगाओगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा, यानी कि कई सारे सेल जोड़ के बल्ब चाहोगे जलाना तो नहीं जल पाएगा उस अवस्था में, ठीक है। जलेगा भाई तो उतना ही रोशनी देगा जो अकेले एक सेल दे रहा था, ठीक है। तो अब कई सारे लोग ऐसे भी करते हैं, जब टॉर्च जलाना होता है तो एक नया सेल लगाते, एक पुराना वाला सेल लगाते। तो आप इतना याद रखना, जो नया सेल है वो क्या करता है, अपना ऊर्जा पुराने सेल को उतना दे देगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए, और इस क्रिया में कुछ ऊर्जा क्षय हो जाता है। तो कभी भी किसी भी चीज का सेल बदलना है तो दोनों को साथ में, तीन हो तो तीनों को साथ में बदलें, एक पुराना एक नया करके चलाओगे तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जाएगा, वो जल्दी ही क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एक क्रिया समझ में आई कि अगर हमारा आंतरिक प्रतिरोध बहुत बड़ा हो यानी सेल डिस्चार्ज हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कोई फायदा हमको नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर इसका पॉइंट आप ध्यान से देख लेना, यदि अब हम कहें आर इज ग्रेटर देन एन आर, यानी कि जो बाह्य है, बाह्य जो परिपथ है उसका जो प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो गया। आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो गया तो एनआर को नगण्य मान के छोड़ोगे तो बहने वाली धारा आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
ये होगा एन ई बाई, हम एन आर को नगण्य छोड़ दिए तो आर। अब देखो एन ई बाई आर, यन तो इसमें आया, ई बाई आर जो है एक सेल से प्राप्त वैद्युत धारा है और उसमें यन का गुणा हुआ है, यानी यन सेल से प्राप्त वैद्युत धारा। यानी कि जब आपके सेल चार्ज्ड हो, यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, बाह्य प्रतिरोध के मान से बहुत कम हो, ठीक है, तो क्या करोगे, सेलों को अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो तब जाके यन सेलों से प्राप्त वैद्युत धारा वो दे पाएगा, नहीं तो नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये था हमारा श्रेणी क्रम का। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? तो श्रेणी क्रम की क्रिया ये होती है, आप इसको देख लो। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब समांतर क्रम में देखें। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में सेलों को धन सिरे को धन के साथ, ऋण सिरे को ऋण के साथ जोड़ा जाता है। कैसे? अगर हम मान लेते हैं हमारे पास यन सेल है, कितनी सेल है, यन सेल है, डॉट डॉट कर ले भाई, हमारे पास यन सेल है, डॉट डॉट है बीच में। ठीक है, चलो हमारे पास यन सेलें हैं, हम इन यन सेलों को किस क्रम में जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो, इस यन सेलों को समांतर क्रम, समांतर क्रम में कैसे पता चलेगा, सबके हम धन ध्रुव को किसी एक बिंदु से, ये धन प्लेट होगा, इन सभी के धन पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, किसी एक बिंदु से जोड़ ले। ठीक है, ये मान लो ये पॉइंट आपका ए है और इसके ऋण सिरे को क्या करें, किसी दूसरे एक बिंदु से जोड़े, इधर हम किसी से जोड़ लिए। ठीक है, ये पॉइंट आप बी मान लो और इधर जोड़ने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एक कोई बाह्य प्रतिरोध लिए जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी इस तरीके का, ये कैपिटल आर हो गया। इसमें आपका सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है, सभी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, और सभी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल ई है। यानी आप यहां देख सकते हो कि सबका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारी सेल है, इतना तो समझ सकते हो, कई बार बना दिया गया इसको। देखो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल, सबका विद्युत वाहक बल क्या समान है, और एक चीज याद रखना, ये सबके सब दो ही बिंदु यहां पे दिए गए हैं, ए और बी, तो सबका विद्युत वाहक बल जब समान है, ठीक है, और एक ही बिंदु यानी कि दोनों ए और बी में ही धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यानी सबकी धारा निकल के आएगी, इसकी भी धारा ऐसे निकल के आएगी, ऐसे निकल के आएगी। ठीक है, और यहां पे इकट्ठा होने के बाद हम यहाँ पे केसीएल किरचॉफ करंट लॉ लगा के देखें तो पता चलेगा ये संधि नियम, यानी सब जुड़ के क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं बोलो, इस तरीके का धारा प्रवाहित होगा। तो इसमें देखें कि सबका विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई है, मैंने प्रत्येक का अलग अलग विद्युत वाहक बल ई है, तो पूरे परिपथ का भी विद्युत वाहक बल ई ही होगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि सबके सब एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं, तो विद्युत वाहक बल सबका क्या होगा, ई होगा। एक सेल का विद्युत वाहक बल भी ई होगा, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल भी ई क्या होगा, ई होगा, लेकिन परिवर्तन क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये किस क्रम में जुड़ा है, समांतर क्रम में। और जब समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी आप यहां से लिख सकते हो, अब लिख सकते हैं हम लोग, सभी सेलों का विद्युत वाहक बल एक सेल के, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। विद्युत वाहक, देखो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, यानी कि ई आप लिख सकते हो। अब देखना, अब यहां पे जब देख रहे हो कि प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है आर 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 है, और किस क्रम में जुड़ा है, ये जुड़े हैं सारे के सारे किस क्रम में, ये श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब यहां से क्या लिखोगे, यहां से सेलों का तुल्य प्रतिरोध, यानी लिख सकते हैं सेलों का, या आंतरिक सेलों का लिखे तो वेस्ट होगा, आंतरिक, देखो देखो सॉरी, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध
क्या हो जाएगा, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या मिलेगा हमको, 1/r' इज इक्वल टू 1/r'। ध्यान से देखें, 1/r' इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। ये कितने बार जुड़ेगा, ये डॉट डॉट करके कितने बार जुड़ेगा, n बार जुड़ेगा। कितने बार, n बार, क्योंकि n सेल है तो n बार जुड़ेगा। जब n बार जोड़ोगे तो ये मिलेगा 1/r'। सब में देखें नीचे r आएगा, तो क्या हो जाएगा, r सबका एलसीएम लोगे तो r मिलेगा। और 1 2 3 4 5 कितने बार जोड़ना, अगर 1 को 3 बार जोड़ोगे तो 3 आएगा, ऊपर क्या है 4 बार जोड़ोगे 4 आएगा, लेकिन है कितने बार, n बार, तो मिलेगा क्या हमको, n मिलेगा। क्या मिलेगा, n। तो आप लिख सकते हो n/r। जब n/r मिला तो हम क्या लिखेंगे, r' या करके लिख सकते हो। इसको पलटोगे ये भी पलट जाएगा, तो r/ क्या होगा, n। तब यहां लिख सकते हैं परिपथ, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, सबको जोड़ोगे यहां पे एक, यहां पे प्रतिरोध मिलेगा और एक ही वायर है, यानी जो बाह्य प्रतिरोध है इसके साथ क्या होगा, वो श्रेणी क्रम बनाएगा। तो श्रेणी क्रम बनाएगा तो क्या लिख सकते हैं, ये r' प्लस कैपिटल R, और r' का वैल्यू है r/n प्लस कैपिटल R। इसको आगे सॉल्व करोगे तो एलसीएम हो जाएगा n, और ये इधर जाएगा तो ये आएगा r प्लस n इंटू कैपिटल R। ठीक है, तो ये आपको इतना मिला। और मान लें कि इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, I एंपियर की है। इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी है, I एंपियर की है। तब परिपथ में बहने वाली धारा लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, तब आप यहां पे लिख सकते हो, तब परिपथ में बहने वाली धारा, तब परिपथ में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, परिपथ में बहने वाली धारा क्या लिख सकते हैं आप लिखोगे I इज इक्वल टू, इसका कुल विद्युत वाहक बल कितना है, E है। और यहां पे अभी हम लोग देखें इसका कुल प्रतिरोध कितना आया, R प्लस एन कैपिटल R बाई एन। तो क्या लिखोगे, R प्लस एन कैपिटल R बाई एन। ये एन ऊपर जाएगा तो I इज इक्वल टू ये मिलेगा एन ई बाई आर प्लस एन आर। अब इसमें एक कंडीशन देखो, धारा तो मिल गई, जब धारा प्राप्त हो गई तो आप इसमें नोट में क्या लिख सकते हो, नोट में पहला कंडीशन लिख सकते हो, यदि यहां पे n कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, तब क्या होगा भाई, जब ये बड़ा हो गया, इससे बहुत बड़ा हो गया, तो स्मॉल r को नगण्य मान के छोड़ोगे। जब स्मॉल r को नगण्य मान के छोड़ोगे तो बहने वाली धारा क्या होगी, I इज इक्वल टू ये प्राप्त हो जाएगी NE बाई एन आर। अब n से n कटा यानी E बाई आर। ठीक है, यहां से देख रहे हो क्या कि जब हम देखें NR यानी बाह्य, बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बहुत बड़ा हो गया, तब हम क्या कर रहे हैं, यहां से ये जो धारा मिल रही है E बाई आर, एक सेल से प्राप्त धारा हो रही है। ठीक है, तो जब हमारे पास क्या हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान छोटा होता है तो हम सेल को कभी भी किस क्रम में जोड़े, किस क्रम में जोड़े, आंतरिक प्रतिरोध का मान छोटा है। ठीक है, तो हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो एक सेल से प्राप्त जितनी धारा होती है उतनी धारा प्राप्त होगी। दूसरा कंडीशन इसका आप लगा सकते हो, यदि अब यहां से R इज ग्रेटर देन NR, तब NR को R की अपेक्षा नगण्य मान के छोड़ोगे, तब बहने वाली धारा क्या होगी, I इज इक्वल टू NE बाई, हम किसको छोड़ दिए, NR को छोड़ दिए, तो बचेगा क्या, R। तो E बाई आर एक सेल से प्राप्त धारा है और n सेलों को जोड़ा गया तो n का इसमें गुणा है। तो आप जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है, सेल जब डिस्चार्ज होते हैं तो उस अवस्था में सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है किसी को, चलो यहां तक डाउट नहीं है तो यहां तक आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला हेडिंग हमारा है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम जो होता है, वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। ठीक है, एक को हम लोग प्रथम नियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं, और जो दूसरा नियम होता है उसको द्वितीयक नियम या बंद पास का नियम कहते हैं। ठीक है, तो किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधित दो नियम दिए, जिसमें एक प्रथम नियम यहाँ पे जिसको हम लोग संधि नियम कहते हैं, और दूसरे को क्या कहोगे, दूसरा नियम या बंद पास का नियम। किसका कहेंगे, बंद पास का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, संधि नियम क्या होता है। ठीक है, तो संधि नियम क्या होता है, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है।
कंडीशन ये होता है, देखो हम यहाँ पे ग्राफ बना ले, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है किसी संधि पे मिलने वाली सभी वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। अर्थात इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो सिग्मा सिग्मा आई बराबर 0। इस कंडीशन में ये होता है, जो यहां पे दिखाया जाए उसको ध्यान से देखना। इसमें यह होता है कि अगर हम किसी संधि की बात करें, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट O है, इस पे कई सारी धाराएं आके मिल रही हैं। देखो एरो की तरफ देखना, ऐसे कई सारी धाराएं आके मिली और इधर से कुछ धाराएं क्या हो रही, निकल रही है। इसका नामकरण कर लें, ये I1 हो गया, I2 हो गया, I3, ये I4 और ये क्या है, I5 है। इस नियम के अनुसार क्या है कि किसी संधि पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। और संधि पे आने वाली जो धाराएं होती हैं उनको धन चिन्ह से लेते हैं, और संधि से दूर जाने वाली जो धाराएं होती हैं उनको क्या लेते हैं, ऋण चिन्ह से लेते हैं। तो यानी कि इसको जब जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन दो धारा बाहर निकल रही है, देखो एरो, माइनस I4 हो जाएगा और ये क्या होगा, माइनस I5, और इसका योग कितना होगा, 0। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस I4 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। यानी आप ये कह सकते हो कि किसी संधि पे जितनी धारा क्या होती है, आती है, वो क्या होगी, उतनी धारा क्या होती है, वापिस चली जाती है। ये भी कह सकते हैं कि किसी संधि पे मिलने वाली सभी धारा, यानी कि किसी संधि पे आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली कुल धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो देखो आने वाली कुल धाराओं का योग जाने वाली कुल धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग संधि नियम कहते हैं। यहां से ध्यान से देख लेना कि इधर से जितनी धारा गई थी ये सब जुड़ के क्या हो गए, दो धाराओं, दो वायरों से क्या हो गए, निकल गए, I4 और I5 से। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें, मान लेते हैं। चलो ध्यान देना, इस तरीके का हमारे पास क्या है, कोई परिपथ है। देखो इस तरीके का कोई परिपथ है, अगर इसमें बोले कि ये 2 एम्पियर की धारा इसमें जा रही है, इधर से एरो देखना, इधर 1 एम्पियर की धारा इधर गई, ठीक है, ऐसे एरो बनाया हुआ है। इधर से 5 एम्पियर की धारा आ रही है, बात समझ में आ रहा है? चलो तो एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है, अरे बोलो, और एक इधर जा रहा है। इधर हम बोले कि 1 एम्पियर की धारा गई, इधर बोले कि इसमें भी 1 एम्पियर की धारा गई। तो ये पूछ रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो धारा जाएगी आई का मान बता दो। तो देखो ध्यान देना है कि जब यहां से हम काउंट करना स्टार्ट करें तो इस तरीके के क्वेश्चन में कैसे काउंट करोगे, 2 एम्पियर की धारा इधर जा रही है, लेकिन देख रहे हो सीधे सीधे दिख रही कि इधर जो धारा निकल गई, हम इसको रेड से नोट कर लेते हैं कि इधर जो धारा निकल गई 1 एम्पियर, बचा क्या भाई, संधि नियम देखें, 2 एम्पियर की तो गई इधर, लेकिन 1 एम्पियर निकल गई, तो इधर जाने वाली धारा क्या बचेगी, 1 एम्पियर। इसका मतलब यहां से यहां तक जो वायर है इसमें सिर्फ 1 एम्पियर की धारा भरी है, लेकिन इधर से दिख रहा है कि 5 एम्पियर क्या रही है, तो यहाँ पे दोनों मिलके इधर जाएंगे तो 1 + 5 क्या होगा, 6 एम्पियर यहाँ जाएगा। 6 एम्पियर में कितनी एम्पियर की धारा बाहर निकल गई, 1 एम्पियर इधर निकल गई, 1 एम्पियर उधर निकल गई, 6 में से 1 1 2 निकल गई, तो आई का वैल्यू कितना बचेगा, 4 एम्पियर। यानी इधर जो जाने वाली धारा होगी वो क्या होगी, 4 एम्पियर। तो इस तरीके के आपका पहला जो नियम होता है उससे जो क्वेश्चन बनाए जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां देखें, ये करे दूसरा नियम या बंद पास का नियम, दूसरा नियम या बंद पास का नियम। किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में बताया किसी बंद पास में बहने वाली सभी धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है उसमें लगे कुल वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी इसमें यह कहा जा सकता है, ध्यान से देखना कि संगत, यहां पे आप इस परिभाषा से क्या लिख सकते हो, सिग्मा जो आई आर होता है ये सिग्मा किसके, ई के बराबर होता है, ठीक है, इस नियम के अनुसार। इसके लिए हम सबसे पहले एक परिपथ बनाते हैं, यहां एक परिपथ बनाए, ठीक है। इसका हम लोग मान लेते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या, E1 है, ठीक है। यहां भी एक से लगा दिया गया, इसका विद्युत वाहक बल क्या, E2 है। चलो देखो, यहां भी एक से लगाया गया, इसका विद्युत वाहक बल क्या, E2 है। इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया, इसमें भी एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया, ध्यान देना, और इसमें भी आगे चले हम लोग तो इसमें भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दें, ठीक है। अब देखो ये बंद पास हो गया, नामकरण करना चाहो तो इसको लिखो A, ठीक है। अब लिखे B,
इसको मान ले सी, डी, ई और एफ, कुछ भी मान सकते हो। यहां पे ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये देख रहे हो प्लस है, ये भी प्लस है, ये क्या है माइनस है, ये भी माइनस है। जब दो बैटरी है, अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करने की बात करें तो देखो इधर पहली बैटरी E1 इसका E2 मान लिया गया है, दो सेल लगा हुआ है तो इसमें E1 है, तो एक धारा इसमें जो प्रवाहित होगा वो I1 एम्पियर। तो देखो वायर देखना, ये वायर की इसमें जब धारा प्रवाहित होगी तो यहां तक तो देखो इसके ऊपर तक एक धारा I1 आएगी, लेकिन ये भी तो है, ये भी धारा प्रवाहित करेगी तो क्या होगा I2। ये दोनों मिल जाएंगे, यहां जब मिलेंगे तो इसमें धारा प्रवाहित करेंगे कितना I1 प्लस I2। ध्यान देना है, तो जो R3 रेजिस्टेंस है इसमें बहने वाली धारा I1 प्लस I2 हो जाएगी, होगी कि नहीं। और ये यहां तक चलेगी और यहां जाने के बाद ये अपने धारा को वापस ले लेगा और ये इधर जाएगा क्या I1 यानी R1 में बहने वाली धारा क्या है I1 है, R2 में बहने वाली धारा क्या है I2 है और R3 में बहने वाली धारा क्या है I1 प्लस I2 है। तो देखो बंद पास का नियम कैसे लगाएंगे, तो बंद पास का नियम लगाने के लिए इस पॉइंट को देखना पड़ता है। मान लेते हैं ये पहला बंद पास हो गया, किसी को मान सकते हैं दूसरा हो गया, तो कैसे देखोगे, तो बंद पास की दिशा किधर होती है, जिधर धारा की दिशा होती है, इसके अनुरूप देखें तो धारा की दिशा हमारी ये है कि नहीं। तो इसमें हम एरो देखें, बंद पास की दिशा लगा ली, इसमें भी धारा की दिशा ऐसे है तो बंद पास की दिशा ऐसे चलेगी, ठीक है। तो जो नियम कह रहा है कि किसी बंद पास में बहने वाली सभी धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सभी वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नियम तो एक कह रहा है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन इसमें और याद रखना होता है जो यहां नहीं लिखा गया, मैं बता रहा हूं उसको याद रखना है, ठीक है। तो उसमें क्या याद रखोगे कि बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध, ठीक है। यहां पे देखते हैं कि अगर बंद पास की दिशा में धारा की दिशा है तो बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध को धन चिन्ह से लेते हैं। जैसे ये देखो, ये बंद पास की दिशा ऐसे चल रही है और धारा की दिशा भी ऐसे है, तो I1 R1 क्या होगा प्लस हो जाएगा। लेकिन इसमें धारा ऐसे है और बंद पास की दिशा इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कहीं इसके साथ लेना हुआ इसके लिए तो माइनस I2 R2 लेंगे, ठीक है। और हम विद्युत वाहक बल के लिए क्या देखते हैं कि अगर बंद पास की जो दिशा है वो ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चल रही है तो प्लस हो जाएगा, ऋण से धन की तरफ चलेगी तो प्लस होगा, अगर धन से ऋण की तरफ जाती जैसे इसमें जा रही है धन से ऋण की तरफ तो E2 क्या होगा माइनस हो जाएगा, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो हम बंद पास लगाएं, अब यहां से क्या लिखोगे, बंद पास एक में, ठीक है। अब हम यहां से क्या करें, किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएं, तो ये क्या होगा उसमें देखें तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है कि पहले में प्रतिरोध क्या R1 है, उसमें बहने वाली धारा क्या I1 है और बंद पास की दिशा में है तो क्या लिखोगे I1 R1। ध्यान से देखें, इसमें I1 R1, इसमें जब चलेंगे तो इसमें इसी बंद पास में, कौन सा बंद पास है, नामकरण भी अगर करना चाहते हो बंद पास एक को ऐसे भी लिख सकते हो, या बंद पास क्या लिखेंगे इसमें ABCD A में, जहां से चले ABCD A में एक बंद पास है तो उसमें कितने प्रतिरोध लगे हैं, दो प्रतिरोध लगे हैं और उसमें बहने वाली धारा क्या दो है और दो विद्युत वाहक बल भी है, ठीक है, सेल भी है। यानी कि I1 R1 बंद पास की दिशा में है, लेकिन इधर देखिए धारा इधर आ रही है, इधर आ रही अंदर की तरफ और बंद पास की दिशा ऐसे घूम रही है यानी कि उधर की तरफ जा रही है। तब हम यहां पे क्या लगाएंगे, I1 R1 माइनस से हो जाएगा I2 R2 इज इक्वल टू, ये तो बोले ऋण से धन की तरफ आ रही है तो ये प्लस हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जब देखोगे तो धन से ऋण की तरफ जा रही तो माइनस हो जाएगी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या बनाएंगे फर्स्ट। अब क्या लिखोगे, पुनः बंद पास, पुनः बंद पास किस में लगा लें, अब BEFCB में क्या लिखोगे BEFCB में। इसमें क्या देखना है, इसमें देख रहे हैं कि दो प्रतिरोध है, एक R2 एक R3 है, ठीक है। R2 में I2 एम्पीयर की धारा बरी, बंद पास की दिशा देखो इधर चल रही है, यानी ये तो कंप्लीट है, यानी आप इसको लिख सकते हो I2 R2। लेकिन इसमें देखें तो इसमें भी धारा इधर चल रही है, बंद पास की दिशा देखो इधर चल रही है और धारा भी इधर चल रही है, यानी इसके लिए भी क्या होगा I1 प्लस I2 इंटू R3 जो होगा वो क्या होगा प्लस में होगा। तो प्लस क्या लिखोगे यहां पे I1 प्लस I2 इंटू R3, और अकेला है ऋण से धन की तरफ चल रहा है, अकेला है, एक ही से लगा इसमें लिए तो क्या E2, इसको आप लिख सकते हो, यहां से इसका गुणा करें तो ये होगा I1
R3, और ये क्या होगा I2 R3, और इसमें भी I2 है तो प्लस, हम I2 को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा R2 प्लस R3 इज इक्वल टू E2। ये इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर हमारे पास इसमें E1 का मान कुछ दिया होता, R1 R2 R3 का मान दिया होता, तो पूछता वैद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, तो हम इन दो समीकरणों को हल करके I1 I2 का मान ज्ञात कर लेते। ठीक है, तो ये हमारा जो नियम है ये क्या है, ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। ठीक है, अब किरचॉफ का दूसरा नियम जब देख लिए तो हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे व्हिटस्टोन सेतु। तो व्हिटस्टोन सेतु क्या देखेंगे, चार्ल्स व्हिटस्टोन ने क्या किया था इसके लिए, यानी कि ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया कि अगर हम चार प्रतिरोधों को जोड़ के एक ऐसी युक्ति बनाई जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसमें से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का एक तरीका ढूंढा किसने, चार्ल्स व्हिटस्टोन ने, जिनके नाम पे इस यंत्र का नाम क्या रखा गया, व्हिटस्टोन सेतु रखा गया। इस व्हिटस्टोन सेतु के लिए उन्होंने क्या किया, पहले वे क्या किए, चार प्रतिरोधों के लिए, और चारों प्रतिरोधों को उन्होंने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़ा। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा। ठीक है, चार प्रतिरोधों को उन्होंने श्रेणी क्रम में जोड़ लिया। चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद वे क्या किए, इनको मोड़ के एक चतुर्भुज बनाए। क्या बनाए, चतुर्भुज। चतुर्भुज ध्यान से देखना, सबसे पहले हम यहां पे चतुर्भुज एक ड्रॉ कर ले, तब इन प्रतिरोधों को इनके अंदर जोड़ेंगे। उन्होंने क्या किया, इनको, ठीक है, चतुर्भुज बनाने के बाद, या कह दे हम यहां से बनाने के लिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से इन चारों चतुर्भुजों को, सॉरी, इन चारों प्रतिरोधों को क्या क्या मोड़ के एक चतुर्भुज बनाया, उसका नामकरण भी कर लो, ए बी सी और डी। ठीक है, और यही आपके प्रतिरोध है, ये आपके प्रतिरोध इसमें जोड़े गए। ध्यान से देखना इस चीज को। अब इसमें नामकरण कर लें, ये पी क्यू एस और क्या इनका आर। अब जोड़ के देखो, ये आपका पी प्रतिरोध है, ये क्यू प्रतिरोध है, ये यस प्रतिरोध है। ठीक है, नामकरण किधर से भी कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताबी भाषा जैसे है वैसे ही बताएं तो ठीक रहेगा, ताकि कोई भी बच्चा अगर किताब से मैच करेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पी क्यू, ये यस हो गया, ये क्या हो गया, आर। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, इसको जोड़ने के बाद ध्यान से देख लेना, क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। तो जोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, किसी एक विकर्ण से, देखो इसके दो विकर्ण है चतुर्भुज के, एक एसी विकर्ण बना, एक क्या बना, बीडी। तो हम एक विकर्ण एसी से क्या करें, एक बैटरी जोड़ लें, चाहे एक सेल जोड़ो चाहे बैटरी, और एक कुंजी लगा लिए। ठीक है, एक विकर्ण में ये क्रिया कर लिए, और दूसरे विकर्ण के साथ क्या करते हैं, एक धारामापी जोड़ लेते हैं। धारामापी यानी कि इससे क्या होगा, अगर इस सुई में विक्षेप होता है तो पता चलेगा, कुंजी को ऑन करने के बाद सुई में विक्षेप होता है तो पता चलेगा कि धारा, यहां पे क्या धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। ठीक है, अब देखो ये प्लस है, क्या है माइनस, तो धारा इधर से चलेगी आई एम्पियर की। अब देखो जब धारा आई एम्पियर की यहां से चल रही है तो इस कंडीशन में देखो, यहां पे तो संधि नियम लगेगा, बिंदु ए पे यहां पे धारा क्यों डिवाइड हो रही है, यहां से आई एम्पियर की धारा चल रही है, यहां तक तो चलेगी, लेकिन यहां से इसके दो दो मार्ग हो गए, दो दो मार्ग हो गए, तो मान लेंगे कि इधर जाने वाली धारा क्या I1 है, इधर जाने वाली धारा क्या I2 है। तो इधर जो धारा चल रही है क्या चली, I1 चली, इधर जो धारा चल रही है क्या I1 चली। क्लियर, इधर जो धारा चलेगी क्या I2, ये देखो I2। अभी दोनों मिलके इधर जब वापस आएंगे तो क्या I1 प्लस I2 यानी क्या बनेगा, I बन जाएगा। अब यहां तक बनने के बाद अब यहां पे ये देखा गया कि बीच में धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। इसके लिए उन्होंने क्या किया था कि पी क्यू एस आर यानी कि पी क्यू आर एस, जो हमारे चार चतुर्भुज हैं, चार हमारे जो प्रतिरोध हैं, इनको जोड़ा गया। तो इनसे क्या देखा गया कि व्हिटस्टोन, यहाँ पे जो व्हिटस्टोन सेतु अगर इस संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में तब होगा, यहाँ पे पहले ही बता दे रहे हैं, बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हिटस्टोन सेतु में कि संतुलन की अवस्था में रट के जाते हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं से लगे प्रतिरोधों का जो अनुपात है दूसरे संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या हो, बराबर हो, तो कहते हैं ये ब्रिज क्या है, संतुलन की अवस्था में। जब ये संतुलन की अवस्था में होगा तो इसमें जो धारामापी लगी है उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो आंकिक प्रश्न में यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, यहां प्रतिरोध दे देगा और जोड़ने के लिए बोल देगा, तो जोड़ने के लिए बोलेगा तो बच्चे इसको भी जोड़ लेते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन चारों को देखना है कि संतुलन में है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग लगा लेंगे
एक किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास का नियम। तो ये मानते हैं कि हमारे पास पहला बंद पास एक क्या है दूसरा, इसमें बहने वाली धारा हम लोग इधर से ले लें, ऊपर वाले के अनुरूप देख रहे हैं तो इसमें भी अगर चाहें तो इसमें भी धारा ऊपर से ले सकते हैं तो ऊपर से भी जाएंगे, नीचे से लेंगे तो नीचे से भी जा सकते हैं, इधर से भी धारा चल रही है इधर से, तो दोनों तरफ से ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या किया, इधर से ले लिया। तो पहला बंद पास है, आपको यहां से क्या मिल रहा है, आप यहां से लिख सकते हो बंद पास किसमें, नामकरण कर ले ए बी डी ए में, ए बी डी ए में, ठीक है। किससे लगाएं भाई, हम किरचॉफ के दूसरे नियम की बात कर रहे हैं, यानी केवीएल की बात करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात कर रहे हैं। तो इसमें जब लगाओगे तो इसमें पहला प्रतिरोध क्या है P, इसमें बहने वाली धारा क्या है I1, ठीक है। अब इसमें जब चल के आओगे इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है तो धारा की बात नहीं करेंगे। अब जब इसमें मुड़ रहे हो तो देख रहे हो धारा नीचे की तरफ जा रही है, तो माइनस क्या लिखोगे, ये लिखोगे R, और इसमें धारा क्या है I2। इसको आप लिख सकते हो PI1 बराबर RI2। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या माना, फर्स्ट। अब आप क्या लिखोगे दूसरे बंद पास, बंद पास की बात करें किसमें, BCD B में, BCD B में। जब BCD B में देखें तो इसमें Q वाले में देखें, ये कह रहा है QI1 है, फिर यहां पे माइनस लगेगा क्योंकि इसकी बंद पास की दिशा इधर है कि नहीं। तो अब नीचे की तरफ आए तो इसमें धारा की दिशा नीचे जा रही है और बंद पास की दिशा ऊपर से नीचे आ रही है, तो इसके लिए तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखोगे, यस। अब क्या होगा, ये I2 बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं, इसमें भी कोई सेल नहीं, इसीलिए क्या होगा इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजे तो क्या होगा, QI1 बराबर यस I2। ये इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से क्या लिखेंगे, समीकरण यहां लिख दें, समीकरण 1/2 से या 2/1 से, किसी से कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिखो तो बराबर होगा दोनों, ठीक है। हम 1/2 की बात कर रहे हैं तो क्या मिला, ये मिलेगा PI1 बटे में क्या हो जाएगा, इधर देखो ये होगा QI1 बराबर, इधर चले तो क्या होगा RI2, बटे में चले तो क्या होगा यस I2। आप देखो I1 से I1 कटेगा, I2 से I2 कटेगा, ये बचेगा P/Q इज इक्वल टू R/S। यही बोल रहे थे बच्चे, यहां पे कंफ्यूज रहते हैं। यहां पे जो यस प्रतिरोध दिया गया व्हीटस्टोन में, इसको हम लोग अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, इसको अज्ञात प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना, यानी इसी को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यस को अज्ञात प्रतिरोध माना गया। व्हीटस्टोन ने क्या किया, 4 प्रतिरोध लिया जिसमें से 3 का मान तो रखते और चौथे का मान ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो उसको मानने के लिए क्या किया गया, P/Q इज इक्वल टू R/S लाया गया, यानी संतुलन की अवस्था में जब तक नहीं आएगा इसका मान हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो ये क्या होना चाहिए, संतुलन की अवस्था में होना चाहिए कि किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात है दूसरे 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी P/Q इज इक्वल टू R/S। यहां करके आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हम कहें P/R तो Q/S भी हो जाएगा, यानी ये देखो तिर्यक गुणा कर दो, इसको इधर भेजो इसको इधर, तो ये क्या होगा P/R इज इक्वल टू Q/S। आप कहीं से किसी को लेके जाओ कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी P/S नहीं लिख सकते, P/R लिखो, नहीं तो P/Q लिखो, ठीक है, बात समझ भाई। तब ये संतुलन की अवस्था में होगा, और संतुलन की अवस्था में अगर है तो बीच वाले में धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो आंकिक प्रश्न में कभी भी देखना, संलग्न 2 भुजाओं का अनुपात लेना, अगर बराबर आ गया तो बीच में अगर कोई भी प्रतिरोध होगा, जुड़ा होगा, या संधारित्र वाले प्रश्न में देखें जुड़ा होगा, तो आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे, क्योंकि उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसका मतलब उसका कोई यूज नहीं है। तब हम क्या करेंगे, बाकी इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ लेंगे, जैसा आपका सर्किट दिया गया होगा वैसे करोगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो चलो आज का हमारा यही क्लास समाप्त होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बाद भी आपको इसमें आंकिक प्रश्न बताए जाएंगे। जो कल आपका क्लास होगा उसमें सिर्फ क्या होगा, आंकिक प्रश्न चलेगा इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।